बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में मैं संजीव आपके लिए लेकर आया हूँ। जो पैट 2023 की श्रृंखला चल रही है साथियों, जो पैट यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 की श्रृंखला में साथियों, मैं आपके साथ जो ज्योग्राफी का पोर्शन होगा साथियों, ज्योग्राफी का पोर्शन और इकोनॉमी का जो पोर्शन होगा साथियों, तथा इकोनॉमी और सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो करंट अफेयर्स का है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा साथियों। और कह सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे भी होंगे। और जैसे आप लोग हमारी जैसे कि आपको हमने बताया भी है कि हमारी टीम के द्वारा कि पैट 2023 का जो पैट 2023 का निःशुल्क बैच लॉन्च किया गया है, जिसके लिए हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर कह सकते हैं ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है साथियों। जो भी आपके साथी पैट 2023 की तैयारी कर रहे हों, उस पर प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम से कह सकते हैं टॉपिक वाइज क्लास देख सकते हैं। और आज से हमारी क्लास आपके समझ आती रहेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसी श्रृंखला में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हमारी टीम के द्वारा कह सकते हैं अभी एक जो बेहतरीन बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें कह सकते हैं जो अभी जिस एग्ज़ाम के अभी एक वैकेंसी है 2022 पैट के थ्रू आई हुई है, जिसमें पद 3831 थे, जिसमें पदों को बढ़ाकर 5512 पद कर दिए गए हैं साथियों। जो जूनियर असिस्टेंट कह सकते हैं, इसके लिए हमारी टीम के द्वारा सफलता 2.0 बैच लॉन्च किया गया है। इसमें कह सकते हैं इसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, जो 10 सितंबर तक कह सकते हैं, सितंबर तो नहीं अक्टूबर 10 अक्टूबर तक कह सकते हैं साथियों इसके फॉर्म चलेंगे साथियों। अभी 12 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं साथियों। और याद रखेंगे जिस भी हमारे साथी के पैट 2022 में 55+ अंक बन रहे हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं साथियों। और बेस्ट टाइपिंग गाइडेंस के साथ इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है साथियों, जिसमें हमारी टीम के दो मेंबर साथियों खुद ही जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्टेड हैं, जिसमें संदीप सर हिंदी और यूपीजीके को लेकर चलेंगे, संजीव सर जीके एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन लेके चलेंगे, जबकि जो साइंस का पोर्शन साथी वो हमारे संदीप सर के द्वारा कराया जाएगा। रीजनिंग का जो पोर्शन है वो साथी विवेक सर के द्वारा कराया जाएगा इस ऐप में। और जो भी आपके साथी जूनियर असिस्टेंट 2023 की इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं। जो प्ले स्टोर पर जाएंगे साथियों आप, तो प्ले स्टोर पर कह सकते हैं ज्ञान आरबीएल नाम से, ज्ञान आरबीएल नाम से साथियों आपको कह सकते हैं हमारा ऐप्स मिल जाएगा। उसको कह सकते हैं आप डाउनलोड करेंगे, उस पर हमारी कह सकते हैं बैच आपको मिल जाएगी, जिसको मात्र 399 रुपये में ये तैयारी कराई जा रही है साथियों। और ख़ुद 2 टीचर इसमें सिलेक्टेड हैं। और कोई भी क्यूरी हो तो आप कह सकते हैं, जिसके लिए हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि इसी के साथ एक और हमारी टीम के द्वारा बैच दिया गया है, जो कह सकते हैं पूरे इतिहास में उत्तर प्रदेश में पुलिस की जो भर्ती है, यूपी पुलिस की जो बहुत ही बड़े लेवल की भर्ती आने वाली है। और जो व्यक्ति इसमें चूक जाएगा तो वो उसके लिए थोड़ा कह सकते हैं कि मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी भर्ती है, जो भी व्यक्ति इसमें इन हो रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कर लें आप लोग। और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्द आने वाला है। इसमें कांस्टेबल हेड जेल वार्डर की तैयारी हमारी टीम के द्वारा कराई जा रही है। जो भी आपके साथी कह सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों तो उनको आप बताइए, प्ले स्टोर पर ज्ञान आरबीएल ऐप मिल जाएगा, जिसके लिए आप कोई भी क्यूरी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मात्र 399 रुपये में आपको इसका बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि इसी के साथ कह सकते हैं कि आप जो पैट 2023 का एग्ज़ाम था उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। अब मैं बताऊं साथियों, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस क्लास को आप ले सकते हैं। तो कह सकते हैं जैसे ट्रिपल एससी पैट हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, यूपीएसआई का हो, कांस्टेबल का हो, अदर कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम हो, जिसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आज मैं ज्योग्राफी में साथियों भारत के जो संपूर्ण परिचय के बारे में बात करूंगा साथियों। जो संपूर्ण परिचय है साथियों उसकी डिस्कस करूंगा, या परिचय कह सकते हैं भारत का। तो साथियों मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैं बताऊं, वर्तमान भारत में हमारे 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो कब से, जैसे कि कह सकते हैं
कि 31 अक्टूबर 2019 की बात करूं, 31 अक्टूबर 2019 को कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर जो एक विशेष राज्य का दर्जा था, इसको अनुच्छेद 370 में उसको विभाजित कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बना दिया गया था। तो जबकि कह सकते हैं 26 जनवरी 2020 की बात करूं तो 26 जनवरी 2020 इस दिन क्या हुआ, जो दादरा नगर हवेली और जो दमन दीव थे, इन दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो 26 जनवरी 2020 से हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी संयुक्त राजधानी दमन है। अब मैं बताऊं कि वो 28 राज्यों में, जैसे मैं लद्दाख से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे साथियों ये जो लद्दाख दिया गया है, इसकी मैं बात करूँ, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, एक तो ये है। और ये 31 अक्टूबर 2019 से, कब से, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, याद रखना है। अब मैं बताऊँ कि लद्दाख में राजधानी लेह हो जाएगी। इसमें 2 ज़िले हैं, एक तो लेह हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कारगिल। कौन सा? कारगिल। अब मैं बात करूँ कारगिल क्या है, तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया, कारगिल का युद्ध कब हुआ, जिसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया हमारी सेना ने, तो 26 जुलाई 1999 को कह सकते हैं हमारी सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसके तहत ऑपरेशन विजय चलाया गया था। क्या चलाया? ऑपरेशन विजय। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि जो लद्दाख है, लद्दाख में यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर राजकीय पशु या राजकीय पक्षी की बात करूँ, राजकीय पक्षी और पशु, तो राजकीय पशु जो है वो हिम तेंदुआ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिम तेंदुआ को स्नो लेपर्ड के नाम से जानते हैं। और राजकीय पक्षी तो काली गर्दन वाला जो सारस है साथियों, ब्लैक नेक क्रेन कहते, काली गर्दन वाला सारस का राजकीय पक्षी है साथियों। नेक्स्ट है कि जब लद्दाख में पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं, एक इसके पहले उपराज्यपाल थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के 14वें कैग हैं भारत के साथियों, CAG हैं वर्तमान में। और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं, तो RK माथुर हो जाएंगे साथियों। अब मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जो जम्मू कश्मीर है ये कह सकते हैं अनुच्छेद 370 में ऐसे विशेष राज्य का दर्जा था साथियों, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को हटा दिया गया। और इस जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर बन गया और एक लद्दाख बन गया। तो याद रखें। अब जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है साथियों। क्या है? श्रीनगर। जबकि ये श्रीनगर जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि शीतकालीन राजधानी की बात करूं, शीतकालीन राजधानी श्रीनगर, और शीतकालीन की बात करूं तो वो जम्मू हो जाएगी। शीतकालीन कौन सी हो जाएगी? जम्मू हो जाएगी। जम्मू गर्म इलाका, इसलिए सर्दियों में यहाँ पर राजधानी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जो श्रीनगर शहर है ये सम्राट अशोक ने, जो मौर्य सम्राट अशोक थे उनके द्वारा, कह सकते हैं सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर को बसाया गया था झेलम नदी किनारे। कौन सी नदी थी? झेलम नदी। और झेलम को वेदों में वितस्ता के नाम से भी जाना गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पर मनोज सिन्हा हैं। और कह सकते हैं कि यहाँ पे अब अगला जो राज्य हो वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कह सकते हैं शिमला है साथियों। क्या है? शिमला है साथियों। और मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है साथियों। यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ कि इधर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ की भी राजधानी है, पंजाब की भी, हरियाणा की भी है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जाता है कि ये 2 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। अब मैं बात करूँ पंजाब में, तो पंजाब में जो CM हैं वो भगवंत मान हो जाएंगे, भगवंत मान। और जो भगवंत मान हैं ये आम आदमी पार्टी से हैं। किससे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है 2012 में की जाती है। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू हो जाएगा साथी। और कह सकते हैं इसे हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। अब मैं बात करूं पंजाब के बाद में इधर पे साथियों मैं हरियाणा की बात कर लूं, तो जो हरियाणा है ये कह सकते हैं पंजाब से ही हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया जाता है 1966 में, तो ये बन जाता साथियों। अब मैं बात करूं हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल जो खट्टर हैं वो यहाँ के CM हो जाएंगे, याद रखना है।
इसके बाद में इधर पे राजस्थान की बात कर लेता हूँ। तो जो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान में जो सीएम है वो अशोक गहलोत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक गहलोत। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान ही है। इसके बाद में यहाँ पे उत्तराखंड की बात करता हूँ। तो जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाता है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो उत्तर प्रदेश है अपने वर्तमान अस्तित्व में कब आया था। तो जो उत्तर प्रदेश है ये अपने वर्तमान अस्तित्व में कब आया था? ये उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान अस्तित्व में 9 नवंबर 2000 को आया था, क्योंकि उत्तराखंड अलग कर दिया गया था। अब इसके बाद में बात करूं, उत्तराखंड में जो कह सकते हैं सीएम पुष्कर धामी हो जाएंगे, याद रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। अब मैं बात करूं कि इधर पे नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली जो है, या दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और कह सकते हैं कि दिल्ली में सीएम की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। ये भी याद रखना है। दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में कह सकते हैं 70 विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं। और लोकसभा की बात तो 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली में, याद रखना है। नेक्स्ट इधर अपने प्यारे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। तो अपना जो प्यारा उत्तर प्रदेश है साथियों, उसमें कह सकते हैं यहाँ ये 24 जनवरी 1950 को कह सकते हैं इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसके पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। पहली बार 2018 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 2018 में पहली बार, ये भी याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। गोमती नदी पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से निकलती है। कहाँ से? और मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है गोमती। नेक्स्ट है, मैं बात करूँ कि उत्तर प्रदेश में सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्हें अजय कुमार बिष्ट के नाम से जानते हैं। अजय कुमार बिष्ट इनका वास्तविक नाम है। जो योगी आदित्यनाथ हैं ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं व्यक्ति के रूप में पूछा जाए, व्यक्ति के रूप में और कार्यकाल के रूप में, तो कह सकते हैं कौन से नंबर के सीएम हैं। व्यक्ति के रूप में 21वें व्यक्ति हैं, क्योंकि इनसे पहले 20 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। कार्यकाल के रूप में 33 नंबर के सीएम हैं साथियों, ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं मोदी जी के बाद में। अब मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है। और पटना जो है इसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। किसके नाम से? पाटलिपुत्र के नाम से। और जो पाटलिपुत्र है इसे हर्यक वंश के शासक उदयन के द्वारा बसाया गया था। उदयन, जो उदयन है, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, उसके बाद ये शासक बनता है। और गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, गंगा प्लस सोन एवं सोन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। इसके बाद में जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया था? पटना कर दिया था साथियों। और कह सकते हैं कि बिहार के सीएम 8वीं बार कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने हैं, नीतीश कुमार साथियों, ये भी याद रखना है। अब मैं बात करूं यहाँ पर, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की, जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे कह सकते, या बिहार के बाद इधर मैं झारखंड की बात कर लेता हूँ। तो ये जो झारखंड है इसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो कह सकते हैं 15 नवंबर सन 2000 को कह सकते हैं बिहार से अलग करके झारखंड का गठन हुआ। और 15 नवंबर को क्यों हुआ? तो 15 नवंबर को कह सकते हैं बिरसा मुंडा की जयंती मनाते, इसलिए बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। और कैसे संथाल विद्रोह भी चलाया था बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट है, कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा, और झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन। जबकि झारखंड के बाद में बात कर लेता हूँ यहाँ पे पश्चिम बंगाल की। तो जो पश्चिम बंगाल है ये यहाँ पे देखो साथी, बहुत पतली पतली सीमा बनाता हुआ यहाँ से लेकर यहाँ, ये देखो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है इसकी जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं साथियों। कौन है? ममता दीदी या ममता बनर्जी, ये भी याद रखना है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे, उन्हें कह सकते भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। और कह सकते हैं इसके बाद में छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी कह सकते रायपुर है, इसे अटल नगर के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल हैं। कौन है?
भूपेश बघेल। और मैं बात करूं कि जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे इसे 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके गठित किया गया था साथियों। ये भारत का 26वां राज्य बनता है 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है साथियों, और मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान है साथियों। यहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद मैं गुजरात की बात करता हूँ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी साथियों। कौन सी? गांधीनगर। और गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, और यहाँ पे इस भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता भी पड़ता है यहीं पे। नेक्स्ट है, इसके बाद कह सकते हैं मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र जो है इसकी राजधानी मुंबई है साथियों। और 1 मई 1960 को कह सकते हैं गुजरात महाराष्ट्र अलग हो जाते हैं, कह सकते याद भी रखना है। नेक्स्ट है, बॉम्बे राज्य हुआ था पहले, बॉम्बे से अलग करके कह सकते गुजरात महाराष्ट्र दोनों अलग बन जाते हैं। गुजराती भाषा का तो गुजरात बन गया, मराठी वाला क्षेत्र महाराष्ट्र कहलाता है। मुंबई जो है 1661 की बात है साथियों। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेरगंजा की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ जब होती है, तो पुर्तगालियों के द्वारा मुंबई को, अंग्रेजों को दहेज में मुंबई दे दिया जाता है। मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा है। किस पे? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, ये भी याद रखना है। और मैं बात करूं कि जो मुंबई है ना, मुंबई भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर भी है, और मुंबई किसी द्वीप पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा शहर भी है, याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करूं गोवा की। तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा पणजी मांडवी नदी पे है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे। गोवा में याद रखना है। अब मैं बात करूं कि कर्नाटका की। तो जो कर्नाटका है इसकी राजधानी बेंगलोर हो जाएगी। कर्नाटका में श्री सिद्धारमैया यहाँ के सीएम हैं साथियों। नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करता हूँ तेलंगाना की। तो जो तेलंगाना है ये 2 जून 2014, कब? 2 जून 2014 को भारत में कह सकते हैं 29वां राज्य के रूप में गठित होता है। ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और अब इसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद जो है वो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के? मूसी नदी पे है। और हैदराबाद का भारत में जो विलय है वो सन 1948 में साथियों, सन 1948 में हमारे सेना के द्वारा सैनिक कार्यवाही या पुलिस कार्यवाही, सैनिक या पुलिस लिख के आता, सैनिक या पुलिस कार्यवाही के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत, किसके द्वारा? सैनिक या पुलिस कार्रवाई के तहत ऑपरेशन कह सकते हैं ऑपरेशन पोलो। अब पोलो क्या है? तो कह सकते हैं उस समय पूरे विश्व में सबसे अधिक पोलो के मैदान हैदराबाद में थे, जिनकी संख्या 17 हुआ करती थी, इसलिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। एक क्वेश्चन ये भी है कि पोलो खेलते हुए शासक की मृत्यु हो गई तो दीदी ऐबक की हो गई थी साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट है, इधर हमने आपसे कह सकते हैं उड़ीसा के बारे में डिस्कस करते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में सीएम नवीन पटनायक हैं, याद रखना। और तेलंगाना में केसीआर हैं, जब से तेलंगाना बना है के चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम हैं। आंध्र प्रदेश की बात करता हूँ। आंध्र प्रदेश की अब राजधानी विशाखापट्टनम हो गई। क्या हो गई है? विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ के सीएम YSR जगनमोहन रेड्डी हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि यहाँ आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु की बात करता हूँ। तो ये तमिलनाडु है, इसकी राजधानी कह सकते हैं चेन्नई हो जाएगी, और तमिलनाडु में MK स्टालिन है यहाँ पे सीएम। जबकि मैं बात करूँ केरला की, तो केरल जो है यहाँ कोच्चि इसकी राजधानी, केरल में पिनरई विजयन हो जाएंगे। तो साथियों हमने ये इन राज्यों की बात कर ली। अब मैं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करता हूँ। तो जो हमारे ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो 8 राज्य हैं, इनमें सिक्किम को छोड़ दिए तो वो बाकी इन 7 को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। तो मैं बात करूँ सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी साथियों। और इधर मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी राजधानी साथियों कह सकते हैं ईटानगर है, और इसके सीएम पेमा खांडू हैं। इधर नागालैंड की बात करूँ नेफ्यूरियो हो जाएंगे, यहाँ पे राजधानी कोहिमा है। मणिपुर एन बीरेन सिंह हो जाएंगे साथियों, इम्फाल राजधानी है। मिजोरम कह सकते हैं, मिजोरम की कह सकते हैं कॉनरॉड संगमा है, नहीं मिजोरम में साथियों कह सकते हैं कि मेघालय की कॉनरॉड संगमा हो जाएंगे। जबकि मिजोरम में कह सकते हैं जो साथियों, अच्छा ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल कहेंगे। त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी साथियों, और मेघालय की शिलोंग हो जाएगी। असम की दिसपुर हो जाएगी, या असम में हेमंत सोरेन, हेमंत बिस्व शर्मा हो जाएंगे, याद रखेंगे। तो इस प्रकार हमने इन राज्यों की चर्चा की। अब मैं बात करता हूँ कि ये तो इस प्रकार भारत के एक परिचय की बात कर ली। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे भारत का एक स्थलखंड है, एक ये श्रीलंका का स्थलखंड है। इन दोनों को जो अलग करता है
तथा दो जलराशियों को जोड़ता है, उसे जल संधि के नाम से जानते हैं। तो ये बीच में जो ये बहर ये पाक जल संधि है, ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है तथा भारत और श्रीलंका को अलग करती है, दो स्थल खंडों को अलग करती है, दो जलराशियों को जोड़ती है, उसे जल संधि के नाम से जानते हैं। तो पाक जल संधि हो जाएगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि भारत जो है साथियों, ये भारत हमारा एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। अब उस संपूर्ण विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, तो एशिया सबसे बड़ा भी है। एशिया हुआ, है ना, अफ्रीका हुआ, उत्तरी अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, और कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है साथियों। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। अब मैं बात करूं कि जो हमारा भारत है, भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, तो भारत के पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और कह सकते हैं कि जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। कितना है? 2.42%, याद रखेंगे। अब बात यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान पूरे विश्व में। तो इसकी भी एक ट्रिक है साथियों, जैसे रुक रुक चीन चीन अब आ भारत, अब आ। देखो साथियों, तो रूस से रूस, का से कनाडा, चीन, आ से अमेरिका, वा से ब्राज़ील, ओ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना है। रुक चीन अब आ भारत। भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार साथियों 121 करोड़ थी, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 142.87 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है। तो जनसंख्या में अब भारत पहले स्थान पे आ गया है, चीन को भी पीछे कर दिया है। और कह सकते हैं अब भारत पहले नंबर पे है, फिर चीन आ जाएगा, भारत, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। तो इन 4 देशों के यदि छोड़ दिया जाए, बाकी सब देश हमारे उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश को यदि देश के जनसंख्या के अनुसार देश का दर्जा दिया जाए तो कौन से नंबर का देश बनेगा सबसे बड़ा? तो 5वां देश बने, क्योंकि भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया, इन 4 देशों के बाद उत्तर प्रदेश 5वां सबसे बड़ा देश बन सकता है जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में जनसंख्या 24 करोड़ है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे भारत में विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जैसा कि आपको हमने भी बताया था, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फिर डिस्कस कर लेता हूँ साथियों, जैसे कि राज्यों की बात चल रही है, क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में MP हो जाएगा, उसके बाद MP, ठीक है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र 1 2 3, और फिर अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश तो चौथे नंबर पे। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा, तो क्षेत्रफल में साथियों जो सबसे छोटा राज्य वो यहाँ पे गोवा हो जाएगा, सबसे छोटा है। जनसंख्या में बात करूँ कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो अपना उत्तर प्रदेश ही है, जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उमा बिहारी, ऐसे याद रखना है। तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। जनसंख्या सबसे कम तो सिक्किम हो जाएगा साथियों, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जैसे कि अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में, तो उनकी चर्चा कर लेता हूं। तो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको याद रखना है कि दादी, आप जल्दी जल्दी चलो, ऐसे। तो दादी से दादरा नगर हवेली दमन दीव एक हो गया, आ से अंडमान निकोबार दूसरा, पा से पुदुचेरी तीसरा, जा से जम्मू कश्मीर चौथा, ला से लद्दाख 5वां, दी से दिल्ली 6वां, चा से चंडीगढ़ 7वां, ला से लक्षद्वीप 8वां। तो याद रखेंगे साथियों। तो दादरा नगर हवेली दमन दीव की राजधानी दमन दीव है, ये 26 जनवरी 2020 से हुआ, दोनों एक हो गए। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा पुदुचेरी राजधानी है। पुदुचेरी में 4 जिले हैं, बताएंगे आपको हम, एनम, कराईकल, माही, पुदुचेरी। जहाँ से जम्मू कश्मीर की राजधानी बताई दी हमने, जम्मू कश्मीर और की राजधानी श्रीनगर और कह सकते हैं जम्मू है। ला से लद्दाख, तो राजधानी लेह, दी से दिल्ली, नई दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कवरत्ती। ठीक, तो इधर देख भी लेंगे एक बार हम कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप। ये जनसंख्या की उसकी क्षेत्रफल की बात कर रहे थे हम।
अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया नई दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कवरत्ती, है ना। नेक्स्ट है पुदुचेरी। पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं जहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। किसका? फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो कह सकते हैं ये एनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में, कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु। देख लीजिए यहाँ पे मैप में भी दिया गया है, जैसे कि इधर पर ये पुदुचेरी का जो एनम है, एनम वाला क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, देखो। उसके बाद कैसे माहे ये केरल वाले क्षेत्र में है, माहे केरल वाला क्षेत्र है। इधर कराईकल ये पुदुचेरी का क्षेत्र, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये पुदुचेरी भी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो एनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में, कराईकल और पुदुचेरी पुदुचेरी वाले क्षेत्र में पड़ता है, याद रखना है। इसके बाद मैं बात करूँ अंडमान निकोबार, तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू, लद्दाख लेह, दादरा नगर हवेली दमन दीव दमन हो जाएगा, ये 26 जनवरी 2020 से। आपको हमने बताया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ स्थलीय सीमा। तो हमारे भारत की स्थल सीमा 7 देशों से लगती है। जल सीमा 7 देशों से लगती है। जल और थल दोनों तो 3 देशों से लगती है। ऐसे 3 देश जो जल और थल दोनों से लगे हों तो उनकी बात कर 3 हो जाएंगे। तो स्थल सीमा जो 15,106 किलोमीटर है, 7 देशों से लगती है। इनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। यहीं पे देखिए साथियों, यहाँ पे दिया गया है स्थल सीमा में, इधर अफ़गानिस्तान, इधर पाकिस्तान और इधर चीन हो जाएगा, ये पूरा ऐसे इस प्रकार यहाँ सब, ठीक। इधर नेपाल हो जाएगा, इधर भूटान, इधर म्यांमार और इधर बांग्लादेश। तो 1 2 3, ठीक है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो इसको क्रम से भी जैसे लगाए हम तो कह सकते हैं कि बचपन में MBA किया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, फिर नेपाल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। हमने 7 बता दिया आपको, ठीक। अब कह सकते हैं कि वो 3 बताइए जो जल थल दोनों से लगे हों। तो देखिए इधर पाकिस्तान जो है ये स्थल से भी लगा और जल से भी सीमा लगा रहा था, पाकिस्तान एक हो गया दोनों से। इधर बांग्लादेश साथी दूसरा, देखो बांग्लादेश स्थल से भी लग रहा है, इधर जल से भी लग रहा है। इधर साथियों ये देखिए म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार स्थल से भी लग रहा है, इधर जल से भी लग रहा है। तो तीसरा, दूसरा और पहला, तो 3 ऐसे देश हो गए जो जल थल दोनों से लगते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब बात करूँ कि जल सीमा से लगने वाले 7 देश कौन कौन से हैं। तो जल सीमा से लगने वाले देखिए पाकिस्तान हो गया, जल सीमा से लग रहा है, ठीक। इसके बाद में कह सकते हैं यहाँ पे एक देश है जिसे मालदीव के नाम से जानते हैं, मालदीव। तो दूसरा, इधर तीसरा श्रीलंका, ठीक है। और कह सकते हैं इसके बाद में चौथा बांग्लादेश, 5वां म्यांमार, इधर कह सकते हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया हो जाएंगे, 7 हो गए इस प्रकार। अब बात करें कि भारत में सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है भारत की। तो बांग्लादेश भारत की कितने राज्यों से सीमा लगाता है? 4,096 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश से। भारत से सीमा भी लगाता है सबसे अधिक ये बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा लगाते हैं, कौन कौन से? सबसे अधिक ये देखो पश्चिम बंगाल लग रहा है साथियों, इस प्रकार। उसके बाद असम यहाँ भी लगा रहा है, असम यहाँ भी लगा रहा है 2 जगह। तीसरा मेघालय हो गया, चौथा अगर जो त्रिपुरा हो गया, 5वां मिजोरम हो गया। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कह सकते बांग्लादेश के बाद चीन आ जाओ। चीन से हमारे भारत के कह सकते एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाता है और 4 राज्य सीमा लगाते हैं। तो चीन से केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। उसके बाद एक राज्य सीमांचल हो गया, एक उत्तराखंड हो गया। उसके बाद एक ये सिक्किम हो गया और एक ये अरुणाचल प्रदेश हो गया साथियों। तो लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा ये हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। अब पाकिस्तान से आ जाइए। पाकिस्तान जो है साथियों, इससे पाकिस्तान को हम कह सकते हैं पागल राज्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पागल राज्य के नाम से जानते हैं। तो पा से पंजाब, गा से गुजरात, ला से लद्दाख, रा से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर। तो पंजाब, गुजरात और राजस्थान, ये तो राज्य 3 राज्य हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। याद रखें जैसे कि यहाँ पे मैप में भी दिया गया है, इधर लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित हो गए, इधर पंजाब, इधर राजस्थान और इधर गुजरात। ठीक है साथियों, इधर गुजरात से लगा रहा है। तो जैसे कि हमने बांग्लादेश बता दिया आपको, चीन बता दिया, पाकिस्तान बता दिया। अब मैं बात करूँगा नेपाल की। तो नेपाल से हमारे भारत के जो हैं ये 5 राज्य सीमा लगाते हैं। देख लीजिए वो कौन कौन से 5 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, इधर पे देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल, इधर सिक्किम।
तो उत्तराखंड लगा रहा है, उत्तर प्रदेश लगा रहा है, बिहार लगा रहा है, इधर ये पश्चिम बंगाल यहाँ पे लगा रहा सीमा इस जगह, इधर सिक्किम भी लगा रहा है। अब बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार से हमारे भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं। यहाँ पे म्यांमार है साथियों ये पूरा। तो इधर अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है साथियों इस जगह, इधर नागालैंड लगा रहा है, इधर मणिपुर है, इधर मिजोरम है। तो कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्य से सीमा लगाता है ना म्यांमार। अब बात करें उसके बाद, म्यांमार के बाद में ये हो जाएगा हाँ भूटान आ जाएगा साथियों। तो भूटान की बात, भूटान से 4 राज्य सीमा लगाते हैं। जैसे भूटान से, जैसे यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, इधर पश्चिम बंगाल, इधर असम, इधर अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 हो गए, ठीक है। और अब आ जाओगे अफ़गानिस्तान से, तो अफ़गानिस्तान से केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख यहाँ पे सीमा लगाता है साथियों, ठीक है, ये जगह, ठीक, याद रखना। 7 इस प्रकार हो गए। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे अधिक भारत की सीमा, इनको मैं डिस्कस यहाँ भी कर लिया। देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है, ये देखिए कि बांग्लादेश से भारत से सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, चीन से एक लद्दाख और हिमाचल प्रदेश 4 राज्य से उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हमने बताया है आपको। जैसे पाकिस्तान की बात करूँ तो 2 केंद्र शासित, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य, नेपाल से 5 राज्य आपको हमने बताए। नेपाल से जैसे उत्तराखंड बता दिया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार से 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाएंगे। और भूटान से आपको बताया, भूटान से 4 बताए थे, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से लद्दाख बता दी, सबसे कम अफगानिस्तान 106 गुजरात, और बांग्लादेश सबसे अधिक 4096 किलोमीटर सीमा भारत की लगती है। तो भारत से सबसे अधिक सीमा लगाने वाला देश बांग्लादेश, सबसे कम तो अफगानिस्तान। अब यहाँ सार्क दिया है, सार्क तो SAARC, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। इसकी पहली बैठक ढाका में हुई थी साथियों। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? तो ढाका में इसकी पहली बैठक होती है, और इसका जो मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में साथियों। कहाँ पर है? सार्क में वो देश शामिल हैं तो जो कहते थे दक्षिण एशिया में है। जैसे हमने कहा एशिया महाद्वीप जो है उसके दक्षिण के जो देश हैं उनमें शामिल है। तो भारत और भारत के 7 अन्य पड़ोसी को मिलाकर 8 देश इसमें शामिल हैं, लेकिन जिसमें कह सकते हैं म्यांमार शामिल नहीं है साथ। ये म्यांमार कई बार एग्जाम में आता है। चीन भी शामिल नहीं। जैसे देखो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, द्वीप ना होके दीव होगा, और अफगानिस्तान, याद रखना है साथियों। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूँ तटीय सीमा। तटीय का मतलब समुद्र की सीमा, ठीक है। जैसे इस प्रकार ये जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा से भारत के 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं। तो 9 4 और राज्य ओब्लिक केंद्र शासित दे दिया जाए तो 13 हो जाएगा, राज्य तो 9, केंद्र शासित तो 4, याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा, तो मुख्य भूमि का मतलब जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा, इसकी द्वीपों सहित तो अलग हो, द्वीप को भी मिला दिया जाए तो देखिए मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, और कुल तटीय सीमा द्वीपों 7516.6 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ, हमने आपको बताया कि 9 राज्य लगाते सीमा और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगाते हैं। तो उन 9 राज्यों में मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो गुजरात हो जाएगा नंबर 1, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, तीसरा गोवा हो जाएगा, चौथा कर्नाटका हो जाएगा साथियों, कर्नाटका, 5वां केरल हो जाएगा, 6वां यहाँ पे दिया है कह सकते हैं तमिलनाडु, यहाँ पे 7वां आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 8वां उड़ीसा, इधर 9वां पश्चिम बंगाल। सब तो ये राज्य हो गए तटेखा से। गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। सबसे अधिक गुजरात लगाता है, दूसरे नंबर पे राज्यों में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सबसे कम गोवा लगाता है तटरेखा से सीमा। अब वो केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूँ कौन कौन से हैं, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप भी सीमा लगा रहा है। इसके बाद में ये पुदुचेरी हो जाएगा, उसके बाद में अंडमान निकोबार हो जाएगा साथियों। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं, याद रखेंगे। तो अंडमान निकोबार भारत के पूर्व में है और लक्षद्वीप पश्चिम में है साथियों, याद रखेंगे। अब मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे कि बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर साथियों, यहीं पे अंडमान निकोबार है।
तो भारत के पूरब में पड़ता है। नेक्स्ट है, मैंने आपको जैसे चर्चा किया तटीय सीमा की, तो तटीय सीमा में देखो यहाँ पे दिया भी है कि अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर, गुजरात 1214.7, तो राज्यों में सबसे अधिक गुजरात, वैसे राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित तो अंडमान निकोबार, दूसरे पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम देखो राज्यों में गोवा दिया है, वैसे दमन दीव है। नेक्स्ट है, कुल तटीय सीमा हमने बताया 7516.6 किलोमीटर, ये द्वीपों सहित हो जाएगी। अब बात करेंगे हम महत्वपूर्ण चैनल की, तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री इनको मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे एक देश है साथियों जिसका नाम है मालदीव, और यहाँ एक रेखा है, ठीक है, और इधर मिनिकॉय द्वीप पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है मिनिकॉय द्वीप, कौन सा, मिनी, साथियों यहाँ पे पड़ता है, हाँ यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है। तो इस जो रेखा है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय द्वीप जो है ये लक्षद्वीप का द्वीप है, यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है, महल भाषा मालदीव की ही भाषा है। उसके बाद इधर लक्षद्वीप है साथियों, तो इन दोनों मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, इधर अंडमान और निकोबार है, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जैसे दिया भी है साथियों कि हाँ, जैसे कि हाँ आपको हमने बताया, हाँ 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री अंडमान निकोबार, ग्रेट चैनल इंडोनेशिया निकोबार के मध्य है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका हो जाएगा, कोको स्ट्रेट तो कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में है, याद रखना कोको द्वीप पे म्यांमार का कब्जा है। साथ ही अब बात करूँ कि डंकन पास, तो दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के मध्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पाक जल संधि की बात करूं तो भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। जल संधि का मतलब ही हमने आपको बताया, 2 स्थल खंड हो गए है ना, उनको अलग करती, 2 जलराशियां हैं उनको जोड़ती है, तो उसे जल संधि बोल देते हैं। नेक्स्ट है, अब मैं भारत के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनको बता दें। तो भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली है। कह सकते हैं इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम जब दिसंबर 1911 में भारत आए थे, 1911 में, तो उन्होंने कह सकते हैं कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। तो घोषणा कब की, 1911 में की। जबकि राजधानी बनी कब, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी, याद रखना है। बात करें कि भारत के अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, इन कई नामों से जानते हैं। जैसे इंडिया नाम से साथियों एक अभी 26 विपक्षी दलों का गठबंधन भी हुआ है साथियों, याद रखना है। जबकि भारत का नाम अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत की भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूं तो हमारा जो प्यारा भारत है साथियों, ये कैसे यहाँ पर बसा हुआ है, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र है साथियों। तो भारत हमारा प्यारा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के बीच में है, जो कह सकते हैं ये तो देशांतर रेखाएं हो गई साथियों, देशांतर रेखाएं, जबकि ये अक्षांश रेखाएं इस प्रकार होती हैं। तो हमारा भारत अक्षांशी दृष्टि से बात करूं, अक्षांश ये होते हैं साथियों, तो अक्षांशी दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री अक्षांशी दृष्टि से देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि देशांतरी दृष्टि से मैं बात करूं, देशांतरी दृष्टि से तो कह सकते हैं कि देशांतरी दृष्टि से 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे मानक समय की बात करूँ तो हमारे भारत का जो मानक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया। जैसे कि प्रयागराज के समीप इलाहाबाद में जो प्रयागराज है, नैनी मिर्ज़ापुर भी कहते हैं इसको, के समय के पास में ग्रीनविच मीन टाइम रेखा गिरती है, जिससे हमारे भारत का समय 5.5 घंटे आगे, जैसा कि क्वेश्चन आ भी चुका है लास्ट टाइम। और मैं कहूँ कि ये जो ग्रीनविच रेखा, इसी GMT की फुल फॉर्म भी पिछली बार आई थी, GMT। तो GMT की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, वो 5 राज्य जो हैं कह सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, कह सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और कह सकते हैं इसको एक कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, MOUCA, मौका के नाम से। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे साथियों मौका।
तो ये देखो लिखा है कि 82.5 इंच पूर्वी दशांतर रेखा 5 राज्य यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूँ कर्क रेखा की। तो साथियों जो कर्क रेखा है ये हमारे भारत के, जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इधर गुजरात, इधर थोड़ी सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है साथियों। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। तो 8 राज्य याद रखना है। ये भारत को लगभग, उत्तर भारत दक्षिण भारत को 2 भागों में बांट देती है, भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम याद रखना है। इसकी ट्रिक भी है, ये देखो, गुराम छज पात्रमी याद रखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब पूरब से पश्चिम और उत्तर दक्षिण दूरी पूछेगी हमारे भारत की। तो मैं पूरब से पश्चिम की बात करूं, इधर पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर लंबाई है भारत की, याद रखना है साथियों। तो अब स्थलीय सीमा जैसे आपको बताऊं तो 15,106.7 किलोमीटर है, याद रखना 7 देशों से लगती है। तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। मैं बात करूं सर्वाधिक तटीय सीमा, जैसे हमने आपको बताया भी था, गुजरात से लगती है, फिर आंध्र प्रदेश से। सबसे कम गोवा से लगती है, मात्र 151 किलोमीटर। और केंद्र शासित प्रदेश में लगती अंडमान निकोबार, न्यूनतम दमन दीव, याद रखना है। ये लगे हुए राज्य थे। अब प्रादेशिक जल सीमा की बात करूँ, संलग्न दो प्रादेशिक जल सीमा का मतलब जैसे कह सकते हैं कोई भी जैसे एक क्षेत्र है, तो कह सकते हैं समुद्र का जो क्षेत्र है यहाँ से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक कह सकते हैं एक, कह सकते हैं कि प्रादेशिक जल सीमा होती है। और जबकि संलग्न क्षेत्र की बात करूं तो प्रादेशिक जल सीमा से यहाँ से 24 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक कह सकते हैं संलग्न क्षेत्र होता है। और इसी 24 समुद्री मील से 200 आगे तक, 200 समुद्री मील तक कह सकते हैं कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं साथियों। तो साथियों याद रखेंगे सर, जैसे दिया प्रादेशिक जल सीमा तो समुद्र से 12 समुद्री मील, और संलग्न क्षेत्र तो प्रादेशिक जल सीमा यहाँ तक थी 12 तक, उसके बाद 24 किलोमीटर तक लिखा है, प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक। एक समुद्री मील में 52 मीटर होते हैं, या 1.852 किलोमीटर होते हैं। नोट कर। नेक्स्ट है साथियों, अब कह सकते हैं कि संलग्न क्षेत्र में क्या है, तो हम शुल्क लगाने का अधिकार होता है। जबकि अब हमने क्या बताया था कि उसी के आगे संलग्न क्षेत्र के 24 किलोमीटर से आगे कह सकते हैं कि 200 समुद्री मील तक आगे संलग्न क्षेत्र से अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, नई द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, याद रखें। अब मैं बात करूँ हमारे भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है साथियों, वो अरुणाचल प्रदेश में किबिथू है। सबसे पश्चिम में गुजरात में गौर माता है साथियों, याद रखेंगे। और सबसे उत्तर में इधर जम्मू कश्मीर में साथियों, उत्तर में ऊपर यहाँ पे इंदिरा कॉल हो जाएगा, जो लद्दाख वाला क्षेत्र है साथियों, तो लद्दाख में है। अब मैं बात करूँ सबसे दक्षिणतम बिंदु और स्थल पर सबसे दक्षिणतम बिंदु, दोनों या मुख्य भूमि देखो लिखा है ना, तो दोनों में अंतर है। तो दक्षिणतम बिंदु इधर कह सकते हैं अंडमान निकोबार में हो जाएगा, यहाँ नीचे तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप में। और अब स्थल पे दक्षिणी बिंदु या कैसे मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पे है तमिलनाडु में कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन के नाम से, कैप कैमोरिन कहते हैं। नेक्स्ट है पड़ोसी देश, जैसे आपको बता भी दिया था, बांग्लादेश, चीन में, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 7 पड़ोसी देशों से स्पर्श करने वाले राज्य 18 राज्य लगाते सीमा हमारे भारत के पड़ोसी देशों से, याद रखना है। तो वो कौन कौन से, जैसे पश्चिम बंगाल सीमा लगाता है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। सिक्किम भी लगाता है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, उत्तर प्रदेश लगाता है, देखो उत्तर प्रदेश नेपाल से, उत्तराखंड भी है ना, हिमाचल प्रदेश है, ये चीन से भी लगाता है ना। पंजाब हुआ, इधर गुजरात उससे लगा लेता है, पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगाता है साथियों, जैसे कि लद्दाख, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन तीनों से लगाता है। तो लद्दाख 3 देशों से लगता है, ठीक है, इधर अफगानिस्तान से, इधर पाकिस्तान से, उधर कह सकते हैं चीन से। राजस्थान देख लो, पाकिस्तान से, गुजरात पाकिस्तान से लगाता है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर की 7 बहनों में कौन, सिक्किम नहीं है, बाद बाकी याद रखना है सब। जलवायु, हमारे देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, कैसी है, मानसूनी जलवायु, याद रखना है। क्षेत्रफल हमने आपको बता ही दिया था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। जबकि कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या जो है साथियों, वो हमने कहा था
कि 2011 के अनुसार इतनी थी, जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फरवरी 2023 के अनुसार 142.87 किलोमीटर है। ये याद रखना है, पूरे विश्व में सबसे अधिक हो रही है। नेक्स्ट बात करो विश्व की जनसंख्या में हमारे भारत का स्थान। भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5% के समथिंग है साथियों। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से अब हमारा भारत दूसरा नहीं पहला स्थान है, ये बहुत अच्छा है। जबकि कह सकते हैं कि और कि भारत हो गया, उसके बाद चीन हो जाएगा, भारत के बाद चीन, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, ये हम बता चुके हैं साथियों आपको। क्षेत्रफल से 7वां है, रुक चीन, अब भारत, ये भी बता दिया था, है ना। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। पुरुष जनसंख्या 62,62,70,228, जबकि महिला जनसंख्या 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या तो इतने ग्रामीण हैं, लेकिन परसेंट पूछा, ये इम्पोर्टेंट है कि 68.8% लोग ग्रामीण हैं। तो 100 में घटा दीजिए, वो नगर में आ जाएंगे, शहरी जनसंख्या हो जाएगी। तो ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, जबकि शहरी जनसंख्या तो 32.2% ग्रामीण जनसंख्या। कुल जनसंख्या 37.7, ये 2011 का डेटा था साथियों। नेक्स्ट है, कह सकते हैं कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। तो जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, इसका मतलब 10 साल में कितने परसेंट से बढ़ी है? 2001 से 11 के बीच में 17.7% से भारत में। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है उसे लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कह देते हैं। तो 943 1000 पुरुषों पर महिलाएं कैसे 2011 में थी, वर्तमान में 1000 कह सकते हैं 20 के समथिंग है साथी। हमारे में जो एक नया डेटा आया था 2021 में समथिंग, तो उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का उसमें बताया गया था कि अब भारत में महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम है, ये कहा गया था। तो मैं बता दूं कि लिंगानुपात में सबसे अधिक जो राज्य है वो कह सकते हैं केरला हो जाएगा 1084 के समथिंग। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879 879 हो जाएगा साथियों, महिलाएं 1000 पुरुषों पे हरियाणा में। सबसे कम हरियाणा, सबसे अधिक केरला। शिशु लिंगानुपात का मतलब जो 0 से 6 वर्ष के बीच में जो बच्चे बालक बालिकाएं होते हैं उनका लिंगानुपात निकाला जाता है, तो 918 है भारत का। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश का कितना? 829 है, ये भी याद रखना है। जबकि हम अपने प्यारे भारत की करूँ तो 382 व्यक्ति। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति हो जाएंगे। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में हैं, साथ ये भी याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इधर पे कुल साक्षरता की, तो साक्षरता का मतलब होता है कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है साथियों। इसका मतलब है कि कोई भी बालक या बालिका है, उसकी उम्र 7 वर्ष हो या उससे अधिक हो और वो किसी भी लोकल भाषा को पढ़ लिख व समझ सकता हो, पढ़ लिख व समझ सकता हो, उसे साक्षर कहा जाता है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है साथियों, उसे साक्षरता। 8 सितंबर को भी साक्षरता दिवस में मनाते हैं, तो 74.4% साक्षरता थी। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता की बात करूं तो जो पुरुष साक्षरता है वो 82.14%। जबकि मैं बात करूं कि महिला साक्षरता, तो जो महिला साक्षरता है वो 65.46% है। भारत की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो 16.6% कह सकते हैं, लगभग 20 करोड़ के समथिंग है। 16.6% SC हैं, और SC जो आयोग है, SC आयोग या NCSC बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये अनुच्छेद 338 में है साथियों। किसमें? 338 है ना। और ST की बात करूं तो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, 8.6% है पूरे भारत में। भारत में सबसे जनजातियां जो हैं वो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। लगभग 10 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत में ST की है। ST जो आयोग है साथियों, NCST आयोग जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये अनुच्छेद 338A में है साथियों, याद रखना। OBC 338B में हो जाएगा। राज्य 28 हैं, केंद्र शासित 8 हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि हमारे भारत की आकार कैसा, तो चतुष्कोणीय है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं ऐसे है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, तो भारत में 10.7% पर्वत पाए जाते हैं। कितने? 10.7%। और पहाड़ कितने परसेंट है? पहाड़ी क्षेत्र कितना है? 18.6% पहाड़ है। और मैं बात करूं कि पठारी क्षेत्र कितना है, जो पठारी क्षेत्र है वो 27.7% है। जबकि कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र का विस्तार, तो सबसे अधिक मैदानी क्षेत्र है 43% भारत में। द्वीप कितने हैं? 247 द्वीप हैं। पशु, राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो साथियों ये भी बात करूं मैं कि
जो पैंथरा टाइग्रेस इसको कहते हैं, ये 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाते हैं साथियों। भारत पूरे विश्व के लगभग कह सकते हैं 75% टाइगर कह सकते हैं भारत में निवास करते हैं साथियों। जंगल में रहने वाले टाइगरों में विश्व में पूरे 75% टाइगर भारत में निवास करते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में आया था। कब आया टाइगर प्रोजेक्ट? 1973 में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विरासत पशु, तो राष्ट्रीय विरासत पशु साथियों एशियाई हाथी हो जाएगा। और 22 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी को घोषित किया गया। और कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो हाथी है वो 1992 में आया था साथियों, ये भी याद रखना है। और कह सकते हैं कि भारत का पहला जो हाथी अस्पताल है वो मथुरा में खोला गया था। हाथियों की अवैध हत्या की रोकथाम के लिए कह सकते हैं कि माइक प्रोग्राम चलाया गया था। कौन सा? माइक प्रोग्राम। कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये माइक प्रोग्राम ये हाथियों की रोकथाम के संबंधित था। हाथी केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, झारखंड, इनका राजकीय पशु है साथियों। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूं राष्ट्रीय पक्षी की, तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या 1968 में इसको बना नहीं, 1965 का जो समय था तब घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। अब मैं बात करूं राष्ट्रीय वृक्ष की, तो साथियों जो राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा वो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल को कहते हैं। किसे कहते हैं? राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करूं तो जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश का वो अशोक हो जाएगा। और कह सकते हैं कि जो सारनाथ का अशोक स्तंभ उससे लिया गया है। नेक्स्ट है कि ये 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था, अशोक स्तंभ। और जो राष्ट्रीय गान है हमारा वो जनगण मन है। जनगण मन को कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया है। इसके गाने का समय 52 सेकंड है साथियों, जबकि शॉर्ट रूप में 20 सेकंड में गाते हैं। यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी याद रखना, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। इसे भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ये भी याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट में बात करूँ हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदवत उपन्यास से लिया गया है साथियों। नेक्स्ट है कि यह कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कब? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। और इसको भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रीय गीत के 65 सेकंड में इसको गाया जाता है, या 1 मिनट 5 सेकंड भी कह सकते हैं। अब मैं बात करूं हमारे भारत की राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। 14 सितंबर को, क्योंकि 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष कह सकते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा। और जबकि विश्व हिंदी दिवस की बात करूं तो 10 जनवरी को मनाते, क्योंकि 10 से 14 जनवरी के बीच में 10 से 14 जनवरी के बीच में कह सकते हैं 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। तो इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखना। अभी कह सकते हैं लास्ट ईयर कह सकते हैं कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करूं तो फिजी के नाडी शहर में हुआ था। फिजी, जो फिजी है, फिजी के नाडी शहर में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे। अब मैं बात करूं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमने बता दिया था 14 सितंबर। अब मैं बात करूँ राष्ट्रीय लिपि, तो हमारी राष्ट्रीय लिपि जो है वो देवनागरी है। और कह सकते हैं जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अनुच्छेद 343 में बताया भी गया है, ठीक है, याद रखना है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। और जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब मैं बात करूँ कि जो बनारस का जो में स्थित सारनाथ है, सारनाथ में जो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ के शिखर से इसे लिया गया है। कहाँ से? बनारस के सारनाथ में जो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया सिंह है, स्तंभ से इसे लिया गया है, शिखर से। अब मैं बात करूँ, इसमें 4 सिंह हैं जो 3 दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था और 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था, ठीक है, याद रखना है। मैं बात करूं तो तिरंगा 22 जुलाई 1947 को डिजाइन पिंगली वेंकैया ने, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात कह सकते हैं कि
इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात साथियों 3:2 होता है, 3:2 होता है। नेक्स्ट में बात करूँ राष्ट्रीय नदी, तो जो राष्ट्रीय नदी है वो हो जाएगी गंगा हो जाएगी। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और गंगा जो है हमारे भारत के 5 राज्यों से बहती हैं। 5 राज्य वो कौन कौन से हो जाएंगे साथियों? कह सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, सबसे कम झारखंड में। याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं इनको। और उत्तराखंड में कह सकते हैं गौमुख हिमानी से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। लंबाई 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और मैं कह सकता हूँ कि गंगा नदी लंबाई 2525 किलोमीटर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। बंगाल खाड़ी में मिल जाती है, जहाँ पद्मा के नाम से बांग्लादेश में कहते हैं इनको। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगेज डॉल्फिन है। क्या है? गंगेज डॉल्फिन। याद रखना है, 5 अक्टूबर 2009 को इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और कह सकते हैं कि 5 अक्टूबर को इसीलिए डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। भारत में डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो हैं वो रविंद्र कुमार सिन्हा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कौन है? रविंद्र कुमार सिन्हा है। वाटर मैन ऑफ इंडिया तो राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को बोलते हैं। किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया तो पक्षी विज्ञान वो सलीम अली को कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और मेट्रो मैन तो श्रीधरन को कहते हैं। मेट्रो मैन श्रीधरन को। अब मैं बात करूँ सार्क, जैसे मैंने बताया भी था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना, मालदीव, है ना, तो नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ये सब भारत में ये सार्क के देश हैं शामिल। नेक्स्ट है भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग इंपॉर्टेंट है, शक संवत पर आधारित है। और इसे हमारे देश में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत 78 ईस्वी में जो कनिष्क हैं कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। बात करूं कि पहला महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ये चैत्र पूछा गया जूनियर असिस्टेंट का भी हाल ही में 1262 पदों पर जो वैकेंसी हुई है उसका एग्ज़ाम हुआ है अभी 27 अगस्त को, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पे कह सकता हूँ समाप्त करता हूँ। तो साथियों आपके जितने भी साथी कह सकते हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप सजेस्ट करिएगा कि प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर ज्ञान RBL नाम से हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ के बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और अपने सपने को साकार करें। जैसे साथी ये भी देखो हमने बताया आपको, जैसे मैप से बता भी दिया था, इंदिरा कॉल है साथियों, है ना, इधर लद्दाख में उत्तम बिंदु हो जाएगा, उत्तरतम बिंदु। इधर देखो पाकिस्तान से सीमा लग रही है हमारी, अफ़गानिस्तान है, चीन है साथियों, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना। तो ये सब याद रखें, ठीक है साथियों। इसी का तैयारी करते रहें आप लोग। और जय हिंद, जय भारत। स्त्री पुरुष से बच्चों का सम्मान करें और अपने कह सकते हैं तैयारी को धार देते रहें, क्योंकि कह सकते हैं कि और कह सकते हैं एक मैं बात कहना चाहूँगा कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनसे आपको निपटना है। और कह सकते हैं कि हर मोड़ गली मोहल्ले में आप निकलेंगे, आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन आपको अपने आप से अपनों को मोटिवेट रखना है और अपने जीवन में कभी निराशा नहीं आने देनी है। अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है साथियों। इसी के साथ मैं अपने यहीं क्लास को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।